हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है, एक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है चैप्टर के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन एंड हेलोविच एंड लिंडार्स ऑब्जर्वेशन। ओके, इतना पढ़ना है आज हमें। और फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो समझना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चलो, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों दिया गया, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब रेडिएशन के पास दो नेचर है, मैटर के पास भी दो नेचर है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडिएशन। चलो, रेडिएशन के पास जो दो नेचर है वो कौन कौन से है। एक हमें लगता है कि रेडिएशन है उसके पास वेव फॉर्म है, और एक हमें लगता है कि रेडिएशन है वो पार्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, सेम वे अगर मैं मैटर की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, मैटर किससे बनी हुई है, वेव से या पार्टिकल से। सबसे पहले जो आएगा वो है पार्टिकल। कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, वो पार्टिकल से बना हुआ है, बट उसका भी वेव नेचर हो सकता है। तो देखो, रेडिएशन का जो वेव नेचर है वो हमें बताता है ओल्ड फिजिक्स, जो पुराना फिजिक्स है, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ओके, फिजिक्स जो है वो मेन दो डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से रेडिएशन का एक नेचर बनेगा पार्टिकल। सेम वे क्लासिकल फिजिक्स में, मतलब जो हमारा पुराना फिजिक्स है, ओल्ड फिजिक्स, उसमें मैटर को हम मानते थे पार्टिकल फॉर्म में। बट मॉडर्न फिजिक्स में ये भी पता लगाया कि मैटर है वो भी कभी कभी वेव नेचर शो करती है। अब वो कौन सी कंडीशन में, वो सब भी हमें यहाँ पे पढ़ना है ये चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले पढ़ना है ये चैप्टर में वो है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड वेव नेचर ऑफ मैटर। मतलब दोनों टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का फर्स्ट हाफ है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, और उसमें भी मेन रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब रेडिएशन है उसके पास कौन सा नेचर होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, समझो। तो रेडिएशन के पास दो नेचर है, एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। अब अगर आप वेव नेचर कंसिडर करते हो तो आप कौन कौन सी जो इवेंट्स है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज लाइट है ना, लाइट, तो उसका आप रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और उसके बाद पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट यहाँ पे आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट थी वो हम
अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे वेव नेचर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर समझना है तो आपको रेडिएशन का पार्टिकल नेचर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से फिजिक्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर। ये सभी चीज़ें समझने के लिए पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो कहाँ से होता है। सपोज आपके पास कोई एक बॉडी है और वो बॉडी को आप हीट अप्लाई कर रहे हो। सपोज ये जो बॉडी आपको दी गई है वो आयन का एक स्लैब है, Fe से बना हुआ स्लैब। अब उसको आपने हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा। अब जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हो तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये जो सब्सटेंस है उसकी कोई ना कोई हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपने हीट सप्लाई कर दी तो वो एनर्जी है उसको अनदर फॉर्म में एमिट करना स्टार्ट करता है। जैसे यही आयन स्लैब है, उसको आप कंटिन्यूसली गर्म करते गए तो इसका जो कलर है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। रेडिश कलर हो जाएगा, एकदम रेडिश, और वो भी खास करके सरफेस के पास। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई एक विजिबल लाइट वाला वेव, ईएम वेव एमिट हुआ है। अब वो कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पता चला कि जैसे ही हमने हीट सप्लाई की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिली, और वो अगर एनर्जी उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, और एक रेडिएशन क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन आप बॉडी में से अलग अलग वे से निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन के यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में 3 टाइप दिए हुए हैं। कौन कौन से 3? तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है थर्मोनिक एमिशन, जो अभी मैंने बताया आपको। थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं, बट आप एनर्जी कौन सी देते हो, हीट एनर्जी। तो अगर हीट एनर्जी सप्लाई करने से अगर किसी मैटर में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे बाहर की ओर, तो वो एमिशन को बोला जाएगा थर्मोनिक एमिशन। सेकंड आता है फील्ड एमिशन। तो अगर आप वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एस्केप होते हैं मटेरियल के अंदर से, तो फिर उसको बोला जाएगा फील्ड एमिशन। समझो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन से उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये जो मटेरियल है उसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये फील्ड की वैल्यू आपने स्ट्रॉन्ग कर दी, हद से ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर इस डायरेक्शन में उतना फोर्स लगेगा कि वो ये मटेरियल में से एमिट हो सकते हैं, और तब जो एमिशन क्रिएट होता है उसको बोला जाता है फील्ड एमिशन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट कराया। और थर्ड आपको दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाम से ही पता चलना चाहिए, फोटो मतलब क्या है, लाइट। यहाँ पे सोर्स क्या रहेगा, लाइट। सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कराओ, उससे भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल सकते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं लाइट की वजह से। लाइट मतलब लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो लाइट मतलब क्या, फोटो। फोटो की वजह से मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हुआ, इसलिए नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वर्क फंक्शन। ये पूरे चैप्टर में आपको हर एक थियोरी में आई थिंक ये वर्ड सुनाई देगा। फर्स्ट हाफ आप पढ़ रहे हो तब तक तो ये सुनाई देगा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन तक। मैटर वाले पार्ट जो सेक्शन है उसमें आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है अच्छे से समझो। सपोज कोई एक मटेरियल है, अब उसमें से मुझे एमिशन स्टार्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो मैंने एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया किसी भी वे से, चाहे वो हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हो या तो लाइट की हेल्प से हो। सपोज मैंने सबसे पहले अप्लाई किया 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे एमिशन मिला ही नहीं। 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे मुझे एमिशन मिला। इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हुए बॉडी में से। इतना, इसका मतलब क्या रहा कि ये जो आपके पास बॉडी है उसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक बॉडी इज नॉन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट बॉडी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को आप क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। टेबल नंबर 11.1 में अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है। देखो सीजियम के लिए वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पोटेशियम के लिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझो कि मैं सोडियम है उसका एक क्यूबॉइड जैसा एक स्लैब लेता हूँ और उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता हूँ, अगर इंसिडेंट एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एमिशन स्टार्ट नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो अभी वर्क फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो आपने फुलफिल कर दी, उससे ज़्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप हो पाएंगे। क्लियर? हाँ, वर्क फंक्शन से अगर आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही, ठीक है। बट मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्लियर? एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको दिया हुआ है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कन्वर्ट कर सकते हो। जूल में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझो ये पूरी अभी एक स्टोरी स्टार्ट हुई। कैसी स्टोरी? तो ड्यूल नेचर, मतलब जो ये रेडिएशन है उसका दूसरा नेचर जानने के लिए, दूसरे नेचर को समझने के लिए जो 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशंस हुए, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद जो लॉज बने वो सब एक स्टोरी के फॉर्म में है। सबसे पहले हर्ट्ज ने अपना काम किया, फिर हेलोइज एंड लिनार्ड ने अपना काम किया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट है उसको समझाने के लिए आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन आएगा, और फिर हमें पता चला कि रेडिएशन है उसका दूसरा नेचर पार्टिकल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है।
तो वन बाय वन हर एक चीज़ अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ये जो सेकंड नेचर है उसको हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किए। अब हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या था, आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पता होगा। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको शायद पता होगा, शायद याद भी होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के चैप्टर में। ऐसी एक हाई टेंशन कॉइल थी, आपको याद है तो, यहाँ पे हाई टेंशन कॉइल थी और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते थे, और इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते थे वो जाता था रोड्स एंड स्फीयर से बना हुआ एक कंस्ट्रक्शन था उसके पास। यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते थे और ये रोड्स एंड स्फीयर मिलके एलसी ऑसिलेटर बनाते थे, और उसी की हेल्प से यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते थे। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो देखो ध्यान से, कि जब यहाँ पे सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किए, मान लेते हैं कि 10 किलो वोल्ट, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट कराई, कहाँ पे, स्पार्क गैप की सरफेस के ऊपर यूवी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराई। ठीक है, यूवी लाइट ही क्यों, सोचो, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, जो वायलेट से भी आगे है। अब वायलेट है ना, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे स्मॉल होती है विजिबल लाइट में, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो रेडिएशन क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ वो एनहांस हुआ, समझना। यहाँ पे जो स्पार्क हुआ वो स्पार्क की एनर्जी ज़्यादा थी। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही पोजीशन पे बहुत सारे जमा हो जाते हैं। जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है तब वो जंप करके ऑपोजिट साइड जाते हैं, और ऑपोजिट साइड जाते हैं तब स्पार्क होता है, और वो स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी यहाँ से तो मिल ही रही थी, साथ साथ ये यूवी रेज से भी मिल रही थी, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है। इसलिए देखो, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेर एनहांस्ड व्हेन द एमिटर प्लेट वाज illuminated by ultraviolet light from an arc lamp। ओके, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी तो मिल रही है, ओके, और ये जो स्पार्क है वो एनहांस क्यों हुआ, क्योंकि एडिशनल एनर्जी मिली थी। ऑलरेडी ये एनर्जी तो मिल ही रही थी, यहाँ से यूवी रेज से भी एनर्जी मिली, एडिशनल एनर्जी मिली, इसलिए स्पार्क एनहांस हुआ और आपको यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाला वेव जनरेट होता हुआ नज़र आया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन कर रहा था यूवी लाइट से। ठीक है, अब सेकंड देखो, हेलोइज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, बस इन दोनों के ऑब्जर्वेशन भी सेम है। ठीक है, तो हेलोइज ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखते हैं। हेलोइज ऑब्जर्वेशन क्या था, समझो कि एक मेटल प्लेट है, सपोज ये जिंक की एक प्लेट है,
और वो प्लेट को किसी तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड किया गया था, ये मान लेते हैं चलो। ओके, ये बात कब की है वो भी याद रखो, 1888 की, मतलब तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1897 में। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ ऑपोजिट चार्ज होता है ये पता था, बट वो चार्ज किसकी वजह से होता है वो नहीं पता था। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे जो चार्ज था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन की वजह से था। ओके, ये प्लेट के ऊपर यूवी रेज इंसिडेंट कराए, ये प्लेट के ऊपर यूवी रेज इंसिडेंट कराए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिली होगी। अब पता नहीं था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये पता चला कि आफ्टर सम टाइम ये जो प्लेट के ऊपर चार्ज था वो रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिली उसकी वजह से वो ये मेटल में से एस्केप हो गए, मेटल में से बाहर निकल गए। ओके, हेलोइज का सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक चार्जलेस प्लेट रखी गई जिंक की और उसके ऊपर ये इंसिडेंट कराया, यूवी रेज इंसिडेंट कराया। अब इस बार क्या हुआ होगा, तो इस बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, मतलब पहले जो चार्ज था उससे ऑपोजिट चार्ज जनरेट हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वो भी ये यूवी लाइट की वजह से एनर्जी गेन करके बाहर निकल गए। अब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एटम तो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन निकल गई तो एटम कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा। इसीलिए प्लेट के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी एक चीज़ हमें पता चली कि इलेक्ट्रॉन है वो यूवी रेज में से एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। और जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है वो मटेरियल में से बाहर निकलते हैं। अब कितने टाइम में निकलते थे वो उस टाइम पे पता नहीं था। धीरे धीरे हमें ये सब जानने को मिला कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब विद इन 10⁻⁹ सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता था या इंटेंसिटी वेरिएशन की वजह से होता था, किसकी इंटेंसिटी की या फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट क्या आती थी, ये सब बाद में पता चला। चलो, हेलोइज एक्सपेरिमेंट सॉरी ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया होगा। अभी लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, उसका एक्सपेरिमेंट आएगा बट बाद में, ठीक है। अब लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो उन्होंने एक इवैक्यूटेड ट्यूब ली, ठीक है, एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर एक विंडो थी जहाँ से लाइट एंटर हो सके, और एयर टाइट ये ग्लास था, मतलब अंदर हवा नहीं थी, हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था। एक प्लेट थी और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की थी ऐसे। इसको नाम दिया गया था C और इसको नाम दिया गया था A। यहाँ से लाइट एंटर कराई, ये मेटल में से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कैसे पता चला होगा, तो वो उनको इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देंगे नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने रखा था माइक्रो एमीटर जिसमें करंट दिखाई दिया, मतलब पता चला कि यहाँ से यहाँ तक कुछ पास हुआ। देखो, वैसे अगर आप देखने जाओ तो ये ओपन सर्किट है, क्यों, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, बीच में जो जगह है वो खाली है, मतलब ये ओपन सर्किट है, करंट फ्लो होगा नहीं। यहाँ से यूवी रेज अप्लाई किए, ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए,
और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उसको ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को बाहर निकलने का काम किसने कर दिया? यूवी रेज ने। जैसे ही बाहर निकले ये पॉजिटिव प्लेट है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिए और एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पाथ ऐसे क्रिएट हुआ और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिला। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी सेम चीज़ आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटेलिक प्लेट के ऊपर, वो यूवी रेज से एनर्जी गेन करते हैं। उनका जो मेटेलिक प्लेट का जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज आपने एनर्जी प्रोवाइड की है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो गई और बाकी की 192 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनी। चलो ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है, अच्छे से समझ लेना। अब देखो वर्क फंक्शन के हिसाब से, वर्क फंक्शन फाई नॉट का जो फॉर्मूला है वो है HF नॉट। तो वर्क फंक्शन के हिसाब से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है F नॉट, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे पता चला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कराई गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कराई गई, तो पता चला कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलता नहीं है, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली अगर लाइट आप इंसिडेंट कराते हो तो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलता है। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, या तो आपने वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितनी एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, After the discovery of the electron in 1897, it became evident that the incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate. Due to negative charge, the emitted electrons are pushed towards collector plate by the electric field. वो यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसलिए कलेक्टर प्लेट तक पहुँच पाए। ठीक है, हेलोइज एंड लिनार्ड also observed that when ultraviolet light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value called threshold frequency. The minimum frequency depend on the nature of the material of the emitter plate. एमिटर प्लेट का जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, उसके बाद ये जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन से उनको बोला गया, उनको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करते थे तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इसलिए नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पूरी एक इवेंट है उसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।